हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए, किस तरीके से हम खुद से मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकें। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर बहुत सारे मिथ हैं मार्केट में, उन सारे मिथ को बस्ट करने की जरूरत है, उन पे क्लैरिटी लाने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हम मल्टी बैगर स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उनके मेथड्स क्या है, प्रोसेस क्या है। क्योंकि अगर हम इन चीजों को डिटेल में नहीं समझेंगे तो जो मेरा पर्पस है आप सबको सिखाने का वो पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वीडियो जितनी भी लंबी होगी, 15 20 25 मिनट्स जो भी टाइम लगेगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई न्यू मल्टीबैगर स्टॉक का की कोई अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आप इस वीडियो के साथ उसको कोरिलेट कर पाओगे और कोरिलेट करने के बाद में आपको ज्यादा कन्विक्शन होगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, ट्रस्ट बनेगा और आप अच्छे से वोलेटिलिटी को के चलते हुए भी उस स्टॉक को होल्ड कर पाओगे। तो यहां पर सारी चीजों को ध्यान से समझना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। मेरा पर्पस यहां पर आपको सिखाना है, तो आपने सीखकर खुद से करना है। थर्ड, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरीडे 7 o'clock एक न्यू वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें, बेहतर बना सकें, रिच बन सकें। तो आगे बढ़ते हुए एक जो सबसे खास पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सभी के माइंड में रहता है मल्टी बैगर को लेकर, वो ये रहता है कि मल्टी बैगर स्टॉक सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक्स ही बन सकते हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मल्टी बैगर स्टॉक्स का पेनी स्टॉक्स के साथ डायरेक्ट कोई भी कोरिलेशन नहीं है। ज्यादातर ये समझा जाता है जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो मल्टी बैगर्स नहीं बनते, जबकि ऐसा नहीं है। अगर लार्ज कैप स्टॉक्स मल्टीबैगर नहीं बनते तो अगर हम गूगल, फेसबुक, अमेज़न, टेस्ला, अगर इन सब की जो यूएस की मार्केट में जो कंपनीज हैं अगर इनकी बात करें तो ये सारे मल्टीबैगर ही बने हैं। अमेज़न, ये सारे मल्टीबैगर बने हैं। सेम इंडिया में भी अगर हम बात करें, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, डाबर, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस, इंफोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इस तरह की ये सारी कंपनीज मल्टीबैगर ही बनी है। तो मल्टीबैगर का मीनिंग क्या है, एक बार इसको भी समझने की जरूरत है। तो पहला मिथ तो ये गलत हो जाता है, जो ये एक माइंडसेट रहता है कि सिर्फ छोटी कंपनीज ही मल्टीबैगर बनती हैं। मल्टीबैगर का मतलब होता है कई गुना होना, मल्टीपल टाइम्स हो जाना। तो सपोज 100 रुपीज का कोई शेयर है तो आने वाले टाइम में वो 200, 300, 400, 500 का हो जाए। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि वो एक ही साल में 2-3 गुना हो, 4 गुना हो। मल्टीबैगर का मतलब ये कभी नहीं होता। मल्टीबैगर का मतलब होता है आने वाले 10 साल में वो स्टॉक 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स ऐसे हो जाए। तो यानी कि जितने गुना होगा उसको उतना बैगर बोला जाएगा। यानी कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज का है करंट में एंड इन नेक्स्ट 8 इयर्स अगर वो 6 टाइम्स हो जाता है, मीन 600 का हो जाता है, तो वो 6 बैगर हो गया। तो मल्टी मीन्स एक से ज्यादा, मल्टीपल बैगर होना, यानी कि मल्टीपल टाइम्स होना, मल्टीपल एक्स होना, इस तरीके से मल्टीपल गुना होना। तो मल्टी बैगर का मतलब ये होता है। इसका इस बात से कोई लिंक नहीं है कि स्मॉल कैप होना चाहिए, मिड कैप होना चाहिए, लार्ज कैप होना चाहिए। यहां पर ये कोई भी मल्टी बैगर हो सकता है, क्योंकि मल्टीबैगर होने के लिए क्या चाहिए, यहां से ग्रोथ चाहिए। और ग्रोथ वो स्मॉल कैप में भी आ सकती है, मिड कैप में भी आ सकती है, लार्ज कैप में भी आ सकती है। क्योंकि जो स्टॉक आज की डेट में, जो कंपनीज आज की डेट में लार्ज कैप है, मींस बिग साइज कंपनीज हैं, अगर उनका आगे चल के पोटेंशियल इतना ही है, अभी लगातार और बढ़ने का है, नेक्स्ट 10 इयर्स में, 15 इयर्स में, 20 इयर्स में, करंट की सिचुएशन के हिसाब से, तो मल्टीबैगर बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, एएमसी या फिर निप्पो एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब ये दोनों कंपनीज अपने सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं, दोनों म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। ध्यान से समझना है इस बात को। इंडिया में जो पेनिट्रेशन है म्यूचुअल फंड का, वो यूएस मार्केट या वर्ल्ड मार्केट के कंपैरिजन में एक टाइनी सा है, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। तो यहां से लार्जेस्ट कंपनी होने के बावजूद भी अपने सेक्टर में, एंड बोथ द कंपनीज आर लार्ज कैप कंपनीज और इन द हायर सेगमेंट ऑफ मिड कैप कंपनीज, उसके बाद भी यहां से 10-20 गुना हो सकती हैं क्या? ऑफ कोर्स हो सकती हैं। सेम अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें, पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज ओनली $2000। तो यहां पर $2000 का
पर कैपिटा इनकम है, यानी कि ऑन एन एवरेज एक इंसान की जो साल की इनकम है वो $2000 यानी कि 1.5 लाख रुपए तक ही है बस। जबकि यूएस में ये $2000 के बदले दिस इज $70,000, 35 टाइम्स है। और इसका बैंकिंग बिजनेस से सीधा सीधा लिंक है। जैसे इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड ओनर्स हैं वो कितना परसेंटेज है, मेरे ख्याल से 2-3% के आसपास होगा। यूएस में दिस इज ऑलमोस्ट 100%, यानी कि जितने भी अडल्ट्स हैं ऑलमोस्ट सभी के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, और इवन एक एक बंदे के पास 2-2 3-3 कार्ड हैं। और इंडिया में ये नंबर बहुत कम है, बहुत 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 कम है, तो यहां से मल्टीपल टाइम्स है। तो बैंकिंग बिजनेस का इसी से सीधा सीधा लिंक है। इसी तरीके से होम लोन लेने वालों की जो इंडिया में नंबर्स है वो बहुत कम है। जैसे कारों की अगर हम बात करें तो कार्स इंडिया में जो पेनिट्रेशन है पर 1000 पीपल देयर आर 25 कार्स, जबकि अमेरिका में पर 1000 पीपल देयर आर 980 कार्स। सो दिस इज सच ए बिग गैप। तो यहां पर ये इतना बड़ा डिफरेंस क्या इंपॉर्टेंस रखता है कि यहां से हम भी उसी रफ्तार से धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे। और जब क्रेडिट कार्ड का बिजनेस बढ़ेगा, होम लोन का बिजनेस बढ़ेगा, कार लोन का बिजनेस बढ़ेगा, सेम पर्सनल लोन का बिजनेस बढ़ेगा, और जो अभी पर इंडिविजुअल जितने पैसे हमारे बैंक में रखे होते हैं वो बढ़ेंगे, म्यूचुअल फंड बिजनेस बढ़ेगा, तो बैंकिंग बिजनेस नहीं बढ़ेगा क्या? और जब बैंकिंग बिजनेस बढ़ेगा तो सबसे पहले कौन से बैंक्स बढ़ेंगे? जो लार्जेस्ट हैं, जो ट्रस्टेड हैं, जिनकी पॉलिसीज अच्छी हैं, जिनके हर साल की ग्रोथ अच्छी है। तो इसमें कौन से बैंक्स आते हैं? वही बैंक्स आते हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, यही बैंक सारे के सारे आते हैं। अब जब ये लगातार बढ़ेंगे तो मल्टीबैगर होने के लिए क्या जरूरी है कि हम छोटे से साउथ इंडियन बैंक्स में या फेडरल बैंक में या फिर हम कर्नाटका बैंक में उन्हीं में ट्रेड करें, वही मल्टीबैगर हो सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पर लार्जेस्ट भी मल्टीबैगर हो सकते हैं। अब मल्टीबैगर होने के लिए यहां पर दो डिफरेंशिएशन है। एक जो थोड़ा सा गिरा और गिरने के बाद में हमें पता है यहां से बहुत ज्यादा हर साल की ग्रोथ होनी ही है, तो वो मल्टीबैगर होंगे कंपनीज एज वी डिस्कस नाउ, एचडीएफसी या फिर टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, जो अपने सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं। तो ये ग्रोथ के चलते मल्टीबैगर हो जाएंगी। दूसरा मल्टीबैगर कौन सा हो सकता है? जो हो सकता है मार्केट लीडर नहीं हो और वो बहुत ज्यादा नीचे आ गया हो और जो वैल्यूएशन है वो जरूरत से ज्यादा सस्ती हो गई हो। तो अगर किसी छोटे स्टॉक की, मीडियोकर स्टॉक की, हम यहां पर क्रैप की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बेकार जंक स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर अच्छी कंपनीज की बात कर रहे हैं, बट दोज कंपनीज आर नॉट द मार्केट लीडिंग कंपनीज, मीडियोकर कंपनीज हैं, मीडियम साइज कंपनीज हैं, मीडियोकर उनकी क्वालिटीज हैं और लगातार बिजनेस में है, काफी सालों से बिजनेस में है। और क्योंकि वो सेक्टर आगे चल के ग्रो करेगा तो ये मीडियोकर कंपनीज भी अपने मीडियोकर रफ्तार से ग्रो करेंगी। लेकिन अगर उसकी फेयर वैल्यूएशन 100 रुपीज होनी चाहिए एंड करंटली दैट स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 50 रुपीज, तो ये अपनी फेयर वैल्यूएशन तक जब मार्केट बुल रन में आती है तो वो पहुंच जाते हैं, और जब मार्केट बेयर रन में जाती है, थोड़ी सी गिरावट आती है, तो मार्केट की गिरावट से ज्यादा गिरते हैं और वो नीचे चले जाते हैं। तो यहां पर दो तरीके हैं मल्टीबैगर फाइंड आउट करने के। एक है जो लगातार ग्रोथ में रहते हैं, मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं, उनमें ट्रेड करके उनको होल्ड करके। सेकेंड, जो यहां पर मीडियोकर कंपनीज हैं, मिड साइज कंपनीज हैं, मिड क्वालिटी कंपनीज हैं, उनको बहुत सस्ते प्राइस पर खरीदकर, अंडर वैल्यूएशंस पर खरीदकर। तो यहां पर अगर हम वॉरेन बफेट जी की भी स्टोरी देखें तो जब तक उनको चार्ली मुंगर नहीं मिले थे उससे पहले वो भी यही करते थे। जो मीडियोकर कंपनीज होती थी और वो जरूरत से ज्यादा सस्ती मिलती थी तो उनको जरूरत से ज्यादा सस्ते प्राइस पर वो परचेज करते थे, और जब वो उनके फेयर वैल्यूएशन तक आ जाती थी, बुक वैल्यू तक आ जाती थी जनरली, तो वहां उसको बेच देते थे। वो उसको प्रीमियम पर आने का वेट नहीं करते थे, वो ये नहीं वेट करते थे कि ये बहुत ज्यादा ऊपर जाए, बस वो जो उसका फेयर प्राइस है उससे नीचे गया, यहां परचेज कर लिया, फेयर प्राइस पर आते ही बेच दिया, उसके बाद भले ही वो ऊपर चला जाए। तो ये दोनों तरीके हैं। लेकिन जब उनको चार्ली मुंगर मिले तो उनका कहना रहा कि ग्रेट कंपनीज को बाय करो, और ग्रेट कंपनीज जब वो जरूरत से ज्यादा जो ऊपर चल रही होती हैं, जब वो फेयर प्राइस पर आ जाए, यहां परचेज कर लो, और क्योंकि ग्रेट कंपनीज हैं तो ये ज्यादा नीचे नहीं जाएंगी, ये फेयर प्राइस से फिर से ऊपर चली जाएंगी और इनको फिर चलने दो, ये ऊपर नीचे ऐसे चलती रहेंगी। तो दो तरीके हैं मार्केट में मल्टीबैगर फाइंड आउट करने के। ग्रोथ कंपनीज, ग्रेट कंपनीज, जब वो फेयर प्राइस पर आ जाएं तब बाय कर लें और वापस से उनको हम ऊपर की तरफ चलने दें और लगातार चलने दें। और दूसरा, मीडियोकर कंपनीज, जब वो जरूरत से ज्यादा सस्ती हो जाएं तब उनको अंडर वैल्यूएशंस पर परचेज किया जाए और उनको फिर जब वो ठीक ठाक रेट पर आ जाए तब निकल जाया जाए। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें, अगर मैं रिजल्ट्स की भी यहां पर बात करूं
तो पंजाब नेशनल बैंक में एक सिंपल सा एक क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूं। दिस इज पीएनबी हाउसिंग, जो मैंने गलती से खोल लिया। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, इसकी बुक वैल्यू 84 रुपीस है। करंटली दिस इज कोटिंग एट 37.2। तो ये अपनी बुक वैल्यू से, यानी कि जो इसका फेयर प्राइस है 84, वहां से बहुत ज्यादा सस्ता चल रहा है। तो यहां खरीदा जाए और 84 पर निकल जाया जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है पंजाब नेशनल बैंक का। जबकि इसी के अगेंस्ट अगर मैं एक ग्रेट कंपनी की बात करने लगूं, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर की हम बात करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या करना है कि ये हमेशा ऊपर की तरफ चलती हैं, लेकिन जब एक फेयर प्राइस पर आ जाए तो इनको लिया जाए और वापस से जब ऊपर जाए तो इनको चलने दिया जाए। तो यहां एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, यहां डिफरेंशिएशन में दो चीजें बड़ी ध्यान रखनी है। अगर आपने ग्रेट कंपनीज परचेज की है और उसको मल्टी बैगर होने तक देखना है, तो उसको बेचना ही नहीं है, हमने उसको लाइफ टाइम के लिए होल्ड करना है सस्ते प्राइस पर परचेज करके। ध्यान से समझना, अगर हमने ग्रेट कंपनीज को परचेज किया है, कंपनीज लाइक एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर इस तरह की मार्केट लीडिंग कंपनीज, और हमने इनको फेयर प्राइस पर ऊपर से जब नीचे आ गई तब परचेज किया है, तो इनको लाइफ टाइम तक होल्ड करना है। लेकिन अगर हमने अंडर वैल्यूएशंस वाले स्टॉक को परचेज किया है, कंपनीज लाइक पीएनबी, उसको लाइफ टाइम हाई तक हम नहीं रख सकते, क्योंकि ये मिड साइज कंपनीज हैं, मीडियोकर क्वालिटीज की कंपनीज हैं। हमने इनको सस्ते वैल्यूएशन पर परचेज किया और जब ये ठीक ठाक वैल्यूएशन पर आ जाए तब निकल जाना है। हो सकता है जैसे 37 का भी प्राइस है, जब तक ये 2 साल लगे इसमें, इसकी बुक वैल्यू ही 100 हो जाए, तो 37 से 100 हो गए, 2.5 टाइम्स हमारा पैसा हो गया। मींस इट्स ए गुड अमाउंट ऑफ मनी जो हमारा बन गया। तो इस तरीके से दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करना है। यहां पर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम मल्टी बैगर फाइंड आउट करने की बात करते हैं, तो जो वेरी शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी है उसके बारे में नहीं सोचते, उसके बारे में सोचकर देखकर घबराते नहीं हैं। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो जनरली बात मल्टी बैगर की करते हैं, और जब मल्टी बैगर परचेज करते हैं और वो किसी रीजन से और सस्ता हो जाता है और नीचे हो जाता है, तो उनका पेट खराब हो जाता है, उनके पेट में गुदगुदी गड़बड़ मींस सब कुछ होने लगता है। तो वहां पर उसके बाद में वो क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं कि ये क्वालिटी बेकार थी, ये था। ऐसा नहीं है, सस्ती चीज और सस्ती हो सकती है, महंगी चीज जरूरत से ज्यादा महंगी हो सकती है। और जब किसी भी वीडियो को हम देखते हैं और उस वीडियो में यह बात होती है दैट इट कुड बी 10 टाइम्स इन 10 इयर्स, और वो 3 महीने में, 6 महीने में अगर थोड़ा सा और सस्ता हो जाए, तो उस पर से विश्वास उठ जाता है। 10 साल के लिए चीजें परचेज की हैं तो 10 साल के लिए रखनी चाहिए। 10 साल का मतलब 10 साल में 10 गुना जब हम बात करते हैं, तो हम ये बात कभी नहीं करते कि हर साल 25% बढ़ेंगे। कभी भी कोई भी चीज लगातार कंसिस्टेंटली ऐसे नहीं बढ़ती। ना तो ब्रिटानिया बढ़ता है ऐसे, ना डाबर बढ़ता है, ना हिंदुस्तान यूनिलीवर बढ़ता है, ना एचडीएफसी बैंक बढ़ता है, कुछ भी लगातार ऐसे नहीं बढ़ता। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर का हमने यहां पर चार्ट ओपन किया हुआ है, तो अगर पिछले 10 साल का हम इसमें एक ग्रोथ देखें, इस बात को ध्यान से समझना, यहां से लेकर यहां तक ये कितने गुना हुआ, इसने 511% का गेन दिया, यानी कि 5 टाइम्स का इसने गेन दिया है। 6 टाइम्स ये स्टॉक हो गया है, यानी कि ये 377 से ऊपर जाते हुए 22 से 83 हो गया, 6 टाइम्स हो गया है, 500% का गेन, 5 टाइम्स का गेन हुआ है। अब तो यहां पर 10 साल में अगर 500% का गेन हुआ है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एवरी ईयर इसमें इक्वल गेन आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम इसी चीज को यहां पर दोबारा से देखें कि यहां से लेकर यहां तक इसने कितना गेन दिया, 665 डेज 0% गेन, यानी कि लास्ट 2 इयर्स में इस स्टॉक ने 1 रुपये का भी गेन नहीं दिया। अगर हम किसी ने यहां पर इसको लास्ट ईयर मींस फरवरी 20 में परचेज किया होता, तो अभी 22 मंथ्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं, देयर इज नो गेन। लेकिन अगर हम 10 साल का देखें तो इसने ये स्टॉक 6 गुना हो गया है। तो ये मल्टी बैगर जब हम फाइंड आउट करते हैं ना, तो मल्टी बैगर फाइंड आउट करने में वी नीड टू बिकम एन इन्वेस्टर। ये ट्रेडर्स के लिए नहीं होता है। तो हम में से जितने भी लोग ट्रेडर्स हैं, अगर मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं, तो वो ट्रेडर वाला जो अंदर से उतावलापन होता है ना, कि एकदम से खरीदा और एकदम से भागना शुरू हो जाए। मल्टी बैगर एकदम से नहीं भागते हैं। जो भागने वाली चीज होती है वो ब्रेकआउट वाले लेवल्स होते हैं, वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, वो मोमेंटम वाली स्ट्रेटजीज होती हैं, वो आरएसआई और इन सब बेसिस पर चीजें परचेज की जाती हैं, वो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को देखकर परचेज की जाती हैं।
वो एक रेंज ब्रेकआउट को देखकर परचेज किया थी। मल्टी बैगर्स कभी भी चार्ट पैटर्न्स देखकर एज सच परचेज नहीं किए जाते। चार्ट पैटर्न्स को ध्यान में रखना होता है, लेकिन वहां एक एक कैंडल्स को नहीं देखा जाता। और ऐसा कभी नहीं होता कि जिस दिन परचेज किया गया हो उसी दिन वो भाग गया हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो यहां पर दो तरीके मैंने बताए, तो आसान तरीका कौन सा है? आसान तरीके में जब हम यहां पर इन्वेस्टर होने की बात कर रहे हैं तो एवरीडे वी डोंट नीड टू फाइंड ए न्यू स्टॉक। क्यों? क्योंकि एवरीडे तो फिर हम जब प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, अब हमने कोई चीज परचेज की, लंबे टाइम के लिए उसको रखेंगे तो प्रॉफिट तो बुक नहीं होगा। तो और इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कैसे आएगा? और इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा आएगा वो हमारा जो रेगुलर जॉब है, चाहे हम सर्विस में हैं, चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे हम बिजनेस में हैं, चाहे हम होम मेकर हैं, और चाहे हम फार्मर हैं, हम कुछ भी हैं, तो जो हमारा रेगुलर बिजनेस है उससे जो हमारा इनकम होती है, घर के खर्च निकालने के बाद जो उससे सेविंग होती है, हम उस सेविंग को यहां पर कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करके चलेंगे। तो यहां पर एक एग्जांपल मैं लेकर चलता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इसी को एक बार एक एग्जांपल ले लेता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर को ही, कि नॉर्मली जब भी इसमें गिरावट आती है तो कितने परसेंट के आसपास गिरावट आती है? तो यहां पर 24% की गिरावट आई, उसके बाद में ऊपर चला गया। यहां पर 26% की गिरावट आई, फिर से ऊपर चला गया। यहां टॉप से यहां तक का 22% की गिरावट आई, फिर से ऊपर गया। ये वाला जो ये वाली गिरावट है ये 19% की है, फिर ऊपर गया। यहां से लेकर फिर ये 20% के आसपास की गिरावट आई, तो ये फिर से यहां से ऊपर चला गया। और फिर यहां पर कितनी गिरावट आई? दिस इज ए फॉल ऑफ 12% ओनली। अब यहां ये कितनी परसेंट गिरावट है? दिस वन ये हमारा है 13% के आसपास। फिर उसके बाद में यहां 20% की गिरावट आई क्या? यस, ये 20% की गिरावट यहां पर आ गई, ये वाली। और उसके बाद में दिस वन कितनी है? ये वाली गिरावट कितनी है? ये भी 27% के आसपास है। अब ये गिरावट कितनी है? ये गिरावट 15% है, यानी कि 20% की गिरावट भी आती है, 15 की भी आती है, 10 की भी आती है, 13 की भी आती है। तो ये एक मिक्स है। अगर हम ये वाली गिरावट देखने लगे, ये कितनी परसेंट की आई? ये हमारी 23%, 22% की आई। तो अब इसमें क्या मानकर चल सकते हैं कि जब भी हमारा 15, 16, 18, 20% के आसपास की गिरावट आए, उस मंथ के पैसे को इस स्टॉक में लगा दिया जाए। और लगाकर क्या किया जाए? लगाने के बाद में इसको होल्ड करके रखा जाए, इसको बेचा ना जाए। तो अगर मैं यहां पर 20% वाले ही सिर्फ गिरावट को कंसीडर करूं और बाकी सारे मैं एक बार यहां से डिलीट कर दूं, तो कितनी अपॉर्चुनिटी आई? बहुत ज्यादा कम अपॉर्चुनिटीज नहीं आती हैं। प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती हैं। हमें ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं आएंगी, कितने स्टॉक्स में पैसा लगा पाएंगे? पहली बात तो यह है कि जब महीने में एक ही बार पैसा लगाना है तो बहुत ज्यादा तो पैसे लगाने भी नहीं होते, साल में 12 बार पैसे लगाने होते हैं। और एक ही स्टॉक बहुत बार क्या करता है कि 3-4 महीने तक, 5 महीने तक एक ही रेंज में रहता है। एंड बिकॉज दिस इज ए ग्रेट कंपनी, और अगर वो बाइंग रेंज में ही है तो हर महीने उसमें पैसे लगाओ, और लगाने के बाद में फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा? इट विल बिकम ए मल्टी बैगर। मल्टी बैगर फाइंड आउट करने के लिए अगर मार्केट लीडर में पैसे लगाओगे ना, तो ज्यादा अच्छा मल्टी बैगर मिलेगा। एंड मल्टी बैगर की डेफिनेशन कभी भी ये नहीं होती एक साल में पैसे कहीं गुना होना, बल्कि मल्टी बैगर की डेफिनेशन ये होती है कि 10 साल में हमारा पैसा 7-8 गुना होना, जिससे हम एक अच्छी 25%, 20% से लेकर 30% के बीच की CAGR निकाल सकें। और अगर 25% का अगर हमारा एवरेज आता है तो 10 साल में हमारे पैसे 10 गुना होते हैं। अब जैसे हम इसी के अगेंस्ट HDFC बैंक की बात करने लगे। HDFC बैंक इज ए मल्टी बैगर। अब जैसे अब से 10 साल पहले का क्या सीन था? 10 साल पहले भी ये हाईएस्ट एवर प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, और सबको क्या लग रहा होगा कि विवेक भाई ये तो इतना गुना हो गया, अब इसमें दम नहीं बचा है। जैसे अभी हम बात कर सकते हैं इसी बैंक की कि विवेक भाई अगले 10 साल में भी ये मल्टी बैगर हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। व्हाट इज द नेक्स्ट HDFC बैंक? नेक्स्ट HDFC बैंक इज HDFC बैंक ओनली। यहां पर ये अलग से नहीं होता है। तो अगर हम 2002 से लेकर और 2012 तक की बात करने लगे, दिस बैंक वाज गॉन अप बाय 17 टाइम्स। यहां पर 17 टाइम्स का प्रॉफिट दिया था इसने इस पीरियड में। और बीच में सारी वोलेटिलिटी आई थी क्या? यस, आई थी। अगर हम यहां पर देखें कितनी कितनी वोलेटिलिटी थी, यहां से लेकर यहां तक दिस वाज 20% फॉल, और यहां से लेकर यहां तक अगेन 20% फॉल। उसके बाद में हम यहां से देखें, ये भी 20% फॉल था। उसके बाद में एक उससे भी बड़ा फॉल आया, यहां से लेकर यहां तक, दिस टाइम दिस वाज 34%। फिर उसके बाद में 20% का फॉल आया क्या? यस, दिस वाज 30%।
तो ये 20% से लेकर 30% तक के फॉल लगातार आते हैं और उसके बाद भी क्या रिजल्ट निकलता है? उसके बाद रिजल्ट निकलता है कि ये मल्टी बैगर बन जाता है। और ये कितनी बड़ी कंपनी है? उस टाइम भी ये अपने सेक्टर की वन मीन सेकंड लार्जेस्ट कंपनी थी। इससे बड़ा सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक में यहां पर आईसीआईसीआई बैंक था जो सेकंड नंबर पर पहुंच गया उसके बाद में। तो यहां पर 20% के फॉल हमेशा आए हैं। अब कहने लगे कि कितनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, मैं कहता हूं हर साल आती हैं, बार बार आती हैं, टाइम एंड अगेन आती हैं। और जब भी आती हैं लो, तो जितने भी यहां पर इन्वेस्टमेंट हमारी हुई होगी, यहां ध्यान से समझना इस बात को, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमारी यहां पर लगातार हुई होंगी उसके बाद में हमने इसको कभी नहीं बेचा होगा, बिकॉज दिस इज ए मार्केट लीडिंग कंपनी ऑफ ए ग्रोइंग सेक्टर जिसका अगले 20 साल तक यहां पर एक ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है। तो क्या हमारी सारी इन्वेस्टमेंट, जितनी भर भी हमने इन्वेस्टमेंट की, क्या वो मल्टी बैगर नहीं बनी? हमारी सारी इन्वेस्टमेंट यहां पर मल्टी बैगर बनी और बहुत 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 मल्टी बैगर बनी। अब आप एक चीज समझकर चलो, मैं इसको वीकली चार्ट पर लेता हूं एक बार, इसको ध्यान से और अच्छे से समझने के लिए कि जो पैसा हमने यहां पर लगाया, आप ध्यान से समझना, 2002 में हमने जो पैसा लगाया, हमने जो यहां पर अपनी मंथली सेविंग लगाई होगी इन द सर्च ऑफ ए मल्टी बैगर, यहां से लेकर यहां तक ये कितने गुना हुआ होगा? 80 टाइम्स हुआ है ये पैसा हमारा। और उस टाइम भी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ही थी, मार्केट लीडिंग कंपनी ही थी। लेकिन तरीका क्या है इसको लगाने का? तरीका कभी भी ये नहीं होता कि हमने कुछ हिडन चीज खरीदनी है। हिडन भी होती हैं चीजें, हिडन जेम्स भी होते हैं, हिडन मल्टी बैगर्स भी होते हैं, उनको लेकर मैं अलग से वीडियो बनाता रहता हूं। लेकिन अगर वहां कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये भी एक तरीका है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, दमदार तरीका है। ये हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी पिछले इस पूरे पीरियड में सारी मल्टी बैगर बनी है। और उसके बाद में इसी पीरियड में जितनी भी उसके बाद में 20% की जितने भी फॉल आए, जितनी बार भी हमने पैसा लगाया होगा 20% के फॉल में, वो सारा का सारा मल्टी बैगर बना होगा। और ये जब हम 30-40 कंपनीज की बात करते हैं ना, इस तरह की अच्छी कंपनीज की बात करते हैं, तो जहां 20% नहीं गिरा आप मत लगाओ, और जहां 20% गिर जाए वहां पैसा लगा दो। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान सा तरीका है। 20% चीजें गिरती हैं, क्या गिरती हैं? एक शेयर नहीं गिरेगा, दूसरा गिरेगा, दूसरा नहीं गिरेगा, तीसरा गिरेगा, और बहुत सारे शेयर्स लगातार एक ही रेंज में काफी लंबे टाइम तक रहेंगे। 3-4 महीने का पैसा एक ही शेयर में लग जाएगा एंड फाइनली दैट विल आल्सो गो अप। तो इसमें ऐसे सोचने वाली कोई बात नहीं है। सेम चीज निफ्टी, बैंक निफ्टी में होती है। जब मैंने बैंक निफ्टी को लेकर भी बताया था, 20% का जब भी फॉल हुआ है उसके बाद में क्या रिजल्ट निकला है? उसके बाद में रिजल्ट एक ही निकला है कि अगेन इट हैज गॉन अप। जैसे कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, कल सब परेशान थे, उसके बाद में जब मैंने वीडियो बनाई कि यहां से बाउंस बैक नजर आता है, तो क्या आज बाउंस बैक है? यस, निफ्टी में भी बाउंस बैक है, बैंक निफ्टी में भी बाउंस बैक है। तो मार्केट और आदमी हमेशा ऊपर ही जाता है फाइनली, ये कभी नीचे नहीं जाती। नीचे जा सकती है, नीचे रोक ही नहीं जा सकती। तो ये मैं क्लास में काफी चीजें बताता हूं, अपनी पर्सनलाइज क्लास जो होती है, क्योंकि वहां मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बातें कर सकता हूं, क्योंकि वो एक क्लोज ग्रुप होता है। यहां पब्लिक प्लेटफॉर्म में मैं ऑपरेटर्स के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं कह सकता, क्लास में बोलना थोड़ा सा आसान होता है। तो यहां ये एक तरीका है मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड आउट करने का। अब इसको आसान करने का क्या तरीका है? मैंने एक लिस्ट ऑलरेडी सबके साथ शेयर की हुई है V40 स्टॉक्स की। अभी एक पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी, अगर आप उस वीडियो को YouTube पर जाकर देखोगे, YouTube पर सीधे एक बार YouTube पर जाओ, YouTube हमने ओपन किया, YouTube पर जाकर V40 एंड विवेक सिंघल आप सर्च करोगे तो अपडेटेड लिस्ट ये वाली है, अपडेटेड लिस्ट ऑफ V40 स्टॉक्स। ये एडवर्टीजमेंट चल रही है अब यहाँ पर पीछे से, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अपडेटेड V40 लिस्ट मैंने 11 दिन पहले ही वीडियो डाली है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाओगे ओपन करके तो यहाँ आपको ये नजर आ जाएगा V40 स्टॉक्स कौन कौन से हैं। मैं यहाँ पर गया, दीज आर द V40 स्टॉक्स, यही V40 स्टॉक्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। अब अगर ये सारे स्टॉक्स को आप हमेशा 20-30% के डाउनसाइड पर ले लें तो आने वाले टाइम में मजे नहीं आएंगे क्या? मेरे हिसाब से तो बहुत मजे आएंगे। जैसे अगर हम बजाज फिनसर्व की बात करने लगे, बहुत सारे लोग कहते हैं विवेक भाई बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक को कैसे पकड़ा जाए, ये तो कभी नीचे ही नहीं आता है। 10 साल में 40 गुना हुआ है ये स्टॉक का, 41 टाइम्स हुआ है। तो यहां पर अगर हम देखें कि ये नीचे आता है या नहीं आता है, तो एक बार देख लेते हैं 20% ये कितनी बार फॉल हुआ है। यहां से लेकर यहां तक 19.18% डाउन हुआ है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी। यहां से लेकर यहां तक 22% डाउन हुआ है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद में यहां से लेकर यहां तक 20% नहीं हुआ, यहां पर आकर हो गया, तो ये भी अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद में यहां से लेकर
यहां तक ये जब तक इसी रेंज में रहा तो ये अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी थी। हर महीने हम इसमें पैसे लगा सकते थे, लगातार लगा सकते थे। उसके बाद में यहां ये आया, फिर 20% डाउन गया क्या? नहीं गया। 17% डाउन था, दैट्स ओके। ये 20% डाउन गया क्या? नहीं गया, इसको भी छोड़ देते हैं। और यहां पर 20% डाउन गया क्या? यस, ये 20% डाउन गया, तो यहां फिर से एक अपॉर्चुनिटी आ गई। उसके बाद में 20% फॉल हुआ क्या? यस, 20% फॉल हुआ, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद में हम फिर से देखें 20% फॉल, यस 20% फॉल, ये भी एक अपॉर्चुनिटी रही। फिर उसके बाद में ये अपॉर्चुनिटी थी क्या 20% फॉल की? यस थी। उसके बाद में ये एक अपॉर्चुनिटी थी क्या 20% फॉल की? यस थी। 19.8, कोई बात नहीं, 19.4 को आप छोड़ दो, 19.8 19.4 उसको छोड़ दो, 20% डाउन जाए, यस ये भी थी। उसके बाद में ये भी थी। अभी मैं एक समराइज आपका दिखाऊंगा इसको बना के कि ये किस तरीके से हमारे जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी इस पूरे पीरियड में वो कैसे मल्टी बैगर बनी होगी। मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये हमारा 20% से ज्यादा था, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा था, तो इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। फिर ये हम ऊपर गया, ये 20% नहीं होगा, छोड़ देते हैं। तो यहां पर अगर 20% से कम वाले सारे हम एक बार डिलीट कर दें, तो यानी कि हमने क्या किया, इसको डिलीट किया। एक बार इसको समझ लेते हैं, इसको डिलीट किया। इससे पहले हमारा 19% है, इसको डिलीट कर दिया। फिर उससे पहले 20% से कम कौन कौन से हैं, ये 15% डिलीट किया, ये हमने 17% डिलीट किया, और बाकी 19% भी हमने डिलीट कर दिया। अब ये देखो, ये जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी इस पूरे पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इन्वेस्टमेंट सारी मल्टी बैगर बन गई, और अच्छी मल्टी बैगर बन गई। इसी को यहां पर मल्टी बैगर कहते हैं। और इस तरीके से जब आप हर महीने पैसे लगाओगे तो पैसे नहीं बनेंगे क्या? यहां पर लोगों के कहने में नहीं जाना है, यहां समझदार बनना है, अपने पैसे को ग्रो करना है, रिस्क खत्म करना है। रिस्क खत्म कैसे होगा? जो मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं अपने सेक्टर की, उनमें अगर पैसे लगाएंगे तो यहां पर आप चैन से बैठ पाओगे। यहां ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हैं। मल्टी बैगर फाइंड करेंगे और ट्रेड करेंगे ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि मल्टी बैगर फाइंड करने के बाद में अगर वो स्टॉक और नीचे चला गया तो पेट खराब नहीं होना चाहिए, उस पेट को मजबूत करने की जरूरत है। अगर उसमें पेट खराब होता है तो वो तरीका ही गलत है। क्यों? क्योंकि मल्टी बैगर स्टॉक और सस्ता हो सकता है। दैट इज नॉट ए ट्रेडिंग, देयर इज नो स्टॉप लॉस व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन मल्टी बैगर स्टॉक। मींस व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन मल्टी बैगर स्टॉक्स देयर इज नो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस फ्यूचर एंड ऑप्शंस की गेम है, जहां नीचे जाके वो माइनस में भी जा सकती हैं, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ 20% लगा होता है। अगर 20% स्टॉक नीचे चला गया, आपका पैसा जीरो हो गया और उससे और नीचे चला गया, और अगर किसी रीजन से जो ब्रोकर है उसने आपका सौदा नहीं काटा तो माइनस में भी चीजें चली जाती हैं कि अपने पैसे तो खत्म हो गए, आपने पे और करना है। जैसे क्रूड में अभी इस पेंडेमिक के दौरान हुआ था, माइनस में क्लोजिंग हुई थी। आप इसी तरह की वीडियोस लगातार देखते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों के साथ शेयर करना, मजे करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।